आज हम पढ़ेंगे मानव और पर्यावरण के बीच संबंध। और इन संबंधों के अंतर्गत बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ वाद प्रचलित हैं। वाद का अर्थ होता है कुछ विचारधाराएं जो किसी विषय विशेष के अंतर्गत प्रचलित है कि यह विषय किस प्रकार का है। तो उसी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पर हम स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के बारे में, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, हमारा जितना भी जो भौगोलिक जगत है उसमें दो पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है प्रकृति और दूसरा होता है मानव। और मानव भूगोल जो होता है उसके अंतर्गत प्रकृति और मानव, इन दोनों पक्षों के बीच में क्या संबंध पाए जाते हैं, उन संबंधों की व्याख्या की जाती है। यानी प्रकृति मानव को बदलने का प्रयास करती है और मानव जो रहता है वह प्रकृति के अंतर्गत बदलाव लाने की कोशिश करता है। जब मानव प्राचीन काल में था, यानी आदि काल में था, उस समय मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध थे वह प्रकृति प्रधान थे। प्रकृति प्रधान का अर्थ हो गया कि मानव के जितने भी जो कार्य थे वह प्राकृतिक नियमों से नियंत्रित होते थे। यानी प्रकृति को सर्वे सर्वा माना जाता था और मानव के जितने भी जो आवश्यकता है वह पूर्ण रूप से प्रकृति पर आधारित थी। इस विचारधारा को हम प्रकृतिवाद के नाम से जानते हैं। फिर धीरे धीरे मानव ने विकास किया, आर्थिक प्रगति हुई, वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि हुई, पुनर्जागरण काल आया, औद्योगिक क्रांतियां हुई, मनुष्य ने तकनीक का विकास किया। तो उसकी विचारधारा में एक प्रश्न उठा, इस प्रकृति पर डिपेंड नहीं हूं, मैं इस प्रकृति में कुछ बदलाव कर सकता हूं। मैं क्यों बारिश के अंदर भीगता रहूं? मैं चाहूं तो मैं एक छाते का प्रयोग करके, एक मकान का प्रयोग करके इस बारिश से निजात पा सकता हूं। या फिर जो फल है पेड़ पर लगा हुआ, मैं उसके पकने तक इंतजार नहीं कर सकता। उस फल को मैं कच्चे ही तोड़कर उसे मैं जल्दी पका सकता हूं। तो ये भाव जब उत्पन्न हुआ तो वह उसकी विचारधारा में जो परिवर्तन आया उसे संभववाद की विचारधारा कहा गया। अब इसमें मनुष्य एक्टिव होकर प्रकृति में बदलाव करने की कोशिश करता रहा। तो इन दोनों ही विचारधाराओं के जो समर्थक थे, उन समर्थकों में हमेशा से बौद्धिक और शैक्षिक द्वंद्व चलता रहा। यानी दोनों अपने तर्कों के माध्यम से एक विचारधारा को एक पक्ष अच्छा बताता तो दूसरे को दूसरी वाला। तो इस द्वंद्व में जो प्रकृतिवादी थे वे प्रकृति को सर्वशक्तिशान शक्तिमान मानते थे, यानी वो ईश्वर को मानते थे, वो प्रकृति को सर्वसर्वा मानते थे। दूसरे जो संभववादी थे वो कहता है कि मानव श्रेष्ठ है और जो मानव की जो उपलब्धियां हैं वह श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक थे। तो जो संभववादी थे वो कहते थे कि जितने भी मानव ने जो उपलब्धियां प्राप्त की है, यानी उसने शिक्षा प्राप्त की है, उसने ज्ञान और विज्ञान को अपनाया है और जो तकनीकी का विकास किया है, तो उसके आधार पर वो अपने आप को श्रेष्ठ बनाते थे। तो जो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, यानी जो मानव है वह श्रेष्ठ है, तो वहां पर संभववादी है। और जो ये मानते हैं कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, वो प्रकृतिवादी है। तो इन दोनों के जो तर्क वितर्क हुए, उसके बाद जो विचारधाराएं जो शामिल हुई, उसके बाद एक नई विचारधारा सामने आती है जिसे कहा जाता है नवनियतिवाद। तो ये जो है, ये विचारधाराएं बदलती गई। अब हम बात करते हैं कि प्रकृतिवाद। तो यहाँ पर दो चीजें किस प्रकार से है। ये जो प्रकृतिवादी थे, उस प्रकृतिवादी को क्या कहा जाता है? प्रकृतिवादी को, यानी प्रकृतिवाद को हम डिटरमिनिज्म भी कहते हैं, यानी निश्चयवाद भी कहते हैं। निश्चयवाद होना ही है।
नियतिवाद यानी नियति में जो लिखा होगा वो होगा, भगवान के भरोसे छोड़ दिया, डिटरमिनिज्म। या इसे वातावरणवाद कहा जाता है कि पर्यावरण या वातावरण को जैसा जचेगा वैसा होगा। तो जितने भी जो प्रकृतिवादी थे उनको एक शब्द यूज किया जाता है, उन्हें कहा जाता है जियो जियोक्रेट्स। GEO है जियोक्रेट्स। जियोक्रेट्स जो शब्द है वह यूज किया गया था जो प्रकृतिवादी थे, जो मानते थे कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है। यानी हम प्रकृति जो वादी जो जितने थे उनको जियोक्रेट्स कहा जाता था। और जो संभववादी थे जो कहते थे कि नहीं मनुष्य श्रेष्ठ है, उसके लिए जो शब्द यूज लिया जाता था वो था वियोक्रेट्स। वियोक्रेट्स जो शब्द है वह संभववादी जितने भी थे उन संभववादियों के लिए ये शब्द यूज लिया जाता था। उस समय की बात है जब प्राचीन समय। तो यहाँ पर हम केवल साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं, जो प्रकृतिवादी है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं प्रकृति जो है श्रेष्ठ है, प्रकृति से बढ़कर कुछ नहीं है। और जो संभववादी है वो कहते हैं मानव श्रेष्ठ है। तो ये हमेशा विवाद रहा, और इस विवाद का क्या फल रहता है, क्या इस प्रकार की आगे की कहानी रहती है, तो उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निश्चयवाद। निश्चयवाद, निश्चयवाद का अर्थ जैसे कि अंग्रेजी में कहा जाता है डेटरमिनिज्म। इसे डेटरमिनिज्म भी कह सकते हैं। इसके कई नाम हैं, जैसे इसको प्रकृतिवाद भी कहा जाता है, नेचुरलिज्म। इसे नियतिवाद भी कहा जाता है, डेटरमिनिज्म। इसे वातावरण निश्चयवाद, इन्वायरमेंटल डेटरमिनिज्म भी कहा जाता है। इसे इन्वायरमेंटल नेटिव, यानी कोई भी शब्दों का अर्थ देखें तो सभी शब्दों का अर्थ है कि प्रकृति जो है वह श्रेष्ठ है। तो 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी का जो प्रारंभ हुआ, यानी 1901 2 3 से जो स्टार्ट जो दशक है जहां से 20वीं सदी स्टार्ट होती है, मैं प्रकृति और मानव में से कौन प्रधान यानी कौन महत्वपूर्ण है उसको लेकर काफी विवाद रहा। और इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सका था, क्योंकि एक तरफ वही उपभोक्तावादी देश थे जो तकनीकी विकास के द्वारा विभिन्न प्रकार के रेल बना रहे थे, पुल बना रहे थे, हॉस्पिटल कॉलेज बिल्डिंग बना रहे थे। तो उन्होंने इस प्रकार का विकास करके भौतिक सुखों को प्राप्ति में लगे हुए थे, और उन्होंने भी अनुभव किया था कि प्रकृति की उपेक्षा तो नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने भूगोल में पारिस्थितिक और विचार विनिमय होने लगा, और इस प्रकार से एक नए दृष्टिकोण को देखा, और उसके बाद नियो डेटरमिनिज्म आया। अगर हम नियतिवाद की बात करें तो नियतिवादी जो विचारधारा है वो सबसे पहले ग्रीक जो दार्शनिक थे उन्होंने ये अनुभव किया कि जितने भी जो भौतिक धरातल है, भौतिक धरातल का अर्थ हो गया पर्वत पठार मैदान, हमारी जलवायु चाहे उष्ण हो चाहे शीत हो, चाहे ज्यादा बारिश वाली हो, मिट्टी कहीं काली है कहीं लाल है कहीं पीली है, तो इन सभी का मानव पर प्रभाव पड़ता है। इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जितनी भी जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। तो उस समय वो उनका कहना था कि मानव की जितनी भी जो क्रिया है वो सारी की सारी क्रियाएं वातावरण से नियंत्रित होती है। तो उस समय एक पुस्तक निकली थी, उस पुस्तक का नाम था जो डार्विन का नाम सुना होगा। डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसे हिंदी में कहा जाता है प्रजातियों का उद्भव।
अब इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने बताया कि प्राकृतिक वातावरण तथा मानवीय व्यवहारों के बीच में संबंध स्थापित है, यानी दोनों में संबंध है और इस संबंधों को हम अलग नहीं कर सकते। तो यहीं से इस विचारधारा का जन्म हुआ था। तो इसके अलग अलग प्रकार के, जैसे प्रकार से मैंने ये दो चार तो नाम आपको बताए हैं। इसके अलावा इसको भौगोलिक निश्चयवाद भी कहा जाता है, जियोग्राफिकल डिटरमिनिज्म भी कहा जाता है, वातावरण निश्चयवाद यानी इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म भी कहा जाता है, इसे नियतिवाद या डिटरमिनिज्म भी कहा जाता है, इसे वातावरणवाद भी कहा जाता है। तो वही अलग अलग प्रकार के नाम यहाँ उसे दिए गए। फिर आगे बढ़ते हैं कि ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा का जो जन्म है वो किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से ये विचारधारा आगे बढ़ी। तो विचारधारा का जो जन्म है यानी नियतिवादी जो विचारधारा है उसका जो जन्म है वह जर्मनी के अंतर्गत माना जाता, यानी सर्वप्रथम जर्मनी के अंतर्गत इस विचारधारा का जन्म हुआ और जर्मनी से ही ये जो विचारधारा है विश्व के अलग अलग भागों में पहुंची। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस विचारधारा पर जो कार्य हुए वह जर्मनी के अंतर्गत हुए। तो जर्मनी के अंतर्गत इसके जो प्रमुख जो समर्थक थे, अगर पूरे समर्थकों की अगर बात करें तो उन समर्थकों के अंतर्गत आप देखेंगे तो इनके समर्थकों के अंतर्गत हिप्पोक्रेटस जो नाम दे रखा है, अरस्तु, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, स्ट्रैबो, अल मसूदी, इब्न खालदून, इमानुअल कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, कुमारी सैम्पूल, हटिंगटन, मैकिंडर, चिलोश्म, ये सारे के सारे जो व्यक्ति है, इन सारे के सारे व्यक्तियों ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। तो इस प्रकार से ये विचारधारा विश्व के अलग अलग भागों के अंतर्गत इस प्रकार से विकसित होती गई। अब आगे बढ़ते हैं और इन विचारकों की मुख्य पुस्तकों की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने सबने अपनी अपनी पुस्तकों के अंतर्गत इन सभी बातों को स्पष्ट किया है। तो सबसे पहले ए मॉडर्न सिंथेसिस जो पी हैगेट की किताब है, राजनीति अरस्तु, एयर वाटर एंड प्लेसेस हिप्पोक्रेटस, कॉस्मोस जो हम्बोल्ट की पुस्तक है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ने पिछले वर्ष जो पेपर हुए थे उससे पहले जो पेपर हुए यानी इससे जस्ट पहले जितने भी पेपर हुए उसमें इस हम्बोल्ट की कॉस्मोस के बारे में प्रश्न पूछा था कि ये किसकी रचना है। तो उन्होंने भौगोलिक विश्लेषण का जो अंतिम लक्ष्य जो है असंख्य प्राकृतिक दृश्यों के बीच एकता की झांकी करना है, ऐसा उन्होंने हम्बोल्ट ने बताया था। तो इस प्रकार से इस पुस्तक के बारे में, फिर अर्डकुंडे रिटर की पुस्तक है, पारिस्थितिकी जो अर्नेस्ट हैकल की पुस्तक है, इसके अलावा नृजातीय भूगोल जिसे एंथ्रोपोजोग्राफी कहा जाता है, उस पुस्तक के अंतर्गत भी इस विचारधारा का समावेश देखा जा सकता है। उसके बाद सामाजिक भूगोल जो डेमोलिंस की पुस्तक है, सभ्यता एवं जलवायु, मैन एंड अर्थ जो किरचॉफ की पुस्तक है, इन सभी पुस्तकों की बात करें, इन सभी पुस्तकों में यही बात कही गई है कि जो मानव है उस मानव के कार्यों पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम रेडजेल की अगर बात करें तो रेडजेल की एक पुस्तक का नाम जो जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान जो फ्रेडरिक रेडजेल है, उन्होंने अपने इसी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए कहा, उनकी जो पुस्तक है जिसको एंथ्रोपोजोग्राफी या नृजातीय भूगोल कहा जाता है, इस पुस्तक के अंतर्गत वो कहते हैं कि हमारी बुद्धि, संस्कृति और सभ्यता की प्रगति की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती। यानी एक चिड़िया आराम से बिना किसी रुकावट से उड़ रही है, उससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, बल्कि एक पौधे के ऊपरी तनों से हो सकती है। कारण कि पौधा, जैसे कि पौधे का जो है तो वो जुड़ा किससे हुआ है, वो पृथ्वी से, कि हम सदैव पृथ्वी से जुड़े हैं तथा शाखाएं तने पर निर्भर करती है। मानवीय प्रकृति अपना मस्तिष्क और मस्तक आकाश में जितना ऊंचा क्यों न उठा ले, फिर भी जो मनुष्य है उसके पैर
धरती पर ही टिके रहेंगे तथा धूल को धूल के रूप में ही परिवर्तित हो उसमें विलीन होना पड़ेगा। यानी मनुष्य अपने आप को कितना भी ऊंचा समझ ले, आसमान की तरफ सिर रख दे, लेकिन उसके जो पांव है वो जमीन पर रहेंगे। इसी प्रकार से वह अंतिम समय में उसे इसी मिट्टी के अंतर्गत मिल जाना है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। इसी प्रकार से उनकी एक शिष्या थी, उन शिष्या का नाम था सैम्पुल अर्नेस्ट। इसके चर्चिल सैम्पुल जो है, जो इनकी शिष्या थी, वो क्या कहती है, वो कहती है कि वो कट्टर नीतिवादी के रूप में जानी जाती है और रेडजेल की शिष्या थी। वो कहती है कि मनुष्य जो है वो भूतल की उपज है, यानी जितने भी हम मनुष्य हैं वो सारे के सारे इस भूमि की उपज है। वह पृथ्वी का शिशु मात्र नहीं, यानी वो केवल पृथ्वी का बेटा नहीं है और न ही उसके धूल के कणों का कण मात्र है, बल्कि पृथ्वी उसकी जननी है, पृथ्वी उसकी मां है। वह सभी मनुष्यों का लालन पालन करती है, उसे खिलाती है, पिलाती है, शिक्षा देती है, मानसिक रूप से उसको सुदृढ़ करती है, उसके अंदर जिज्ञासा, बोलने की शक्ति को भरती है, उसका बौद्धिक विकास करके मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को हल करने की प्रेरणा देती है। वो कहती है, ये सैंपल की बातें बता रहा हूं मैं, कि प्रकृति जो है वो मानव की हड्डियों में, उसकी नसों में विराजमान है, उसकी मस्तिष्क में, उसकी आत्मा में विराजमान है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि मानव एक निरीह प्राणी है, यानी उसके हाथ में कुछ नहीं है, जो प्राकृतिक दशाओं के अनुसार ही कार्य करता है, उसका समाज निर्मित करता है। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वह मोम का पुतला है, वह प्रकृति का दास है, जिसे वातावरण यानी प्रकृति उसे एक सांचे में ढालती है कि उसका शरीर कैसा होगा, वो कितना सोचेगा, पैर मजबूत होंगे या हाथ मजबूत होंगे, दिमाग कितना चलेगा, ये सारी की सारी चीजें प्रकृति तय करती है। वह कहते हैं कि मानव को उसके वातावरण से अलग नहीं किया जा सकता। जहां वो कृषि करता है, जहां वो मकान बनाता है, या वह परिवहन और व्यापार हेतु मार्गों का निर्माण करता है, उससे मनुष्य को अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रकृति का मनुष्य पर सदैव ही निश्चित तौर पर प्रभाव रहता है। तो इस प्रकार से वो अपनी इस बात को स्पष्ट करती है कि प्रकृति का जो प्रभाव है वह मानव के अंदर उसकी नसों के अंतर्गत फैला हुआ है। प्रकृति ही मनुष्य के जितने भी जो कार्यकलाप है उसको नियंत्रित करती है। मनुष्य पृथ्वी तल का उपज है। मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, ऐसा कुमारी सैंपल कहती। कुमारी सैंपल जो रेड जेल की शिष्या थी, इनकी एक किताब है महत्वपूर्ण, सैंपल की जो किताब है उस किताब का नाम है भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव, जो 1911 में प्रकाशित हुई। 1911 में प्रकाशित हुई इस पुस्तक को अंग्रेजी में कहा जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, ये इनकी किताब का नाम। और इस किताब के अंतर्गत ये सब बातें वो लिखती है कि मनुष्य प्रकृति का दास है, उसी ने उसके मानसिक स्तर को ऊंचा किया है, उसका लालन पालन किया है। इस प्रकार से वह इस बात को स्पष्ट करती है। आगे वो कहती है कि यूरोप के जो ठंडे प्रदेशों के जो निवासी होते हैं वो काफी बहादुर होते हैं। यानी प्रकृति के प्रभाव को बताते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि यूरोप में जितने भी, यूरोप का वातावरण काफी ठंडा रहता है, तो वहां के जो निवासी होते हैं वो काफी बहादुर होते हैं, लेकिन विचारों और तकनीकी कौशल की वहां पर कमी देखने को मिलती है। यानी वहां पर विचार और तकनीकी कौशल की कमी होती है। वहीं एशिया के लोगों की बात करें
तो वे काफी विचारवान एवं कुशल होते हैं, किंतु उत्साही नहीं होते। यानी ये उत्साही होते हैं, लेकिन ये उत्साही नहीं होते हैं। ऐसी बात अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति पॉलिटिक्स के अंतर्गत कही है। यानी जो ठंडा वातावरण है यूरोप का, वो वहां के लोगों को बहादुर तो बना देता है, लेकिन उसके विचार और उसमें तकनीकी कौशल की कमी पाई जाती है। इसी प्रकार से एशिया का जो मानसूनी या जो गर्म वातावरण है, वह वहां के लोगों को विचारवान एवं कुशल बना देता है, लेकिन वो काफी आलसी होते हैं, उत्साही नहीं होते। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रकृति का जो प्रभाव है मानव की क्रियाओं के, उसके मस्तिष्क पर हर प्रकार से पड़ता है। उसका प्रभाव मनुष्य की शारीरिक अवस्था पर पड़ता है। जैसे कि अगर कहें कि किसी त्वचा का रंग काला है और किसी की त्वचा का रंग सफेद है या पीला है, ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति किस वातावरण के अंतर्गत निवास करता है, वह सोचने में कितना सशक्त होगा, क्या वह दूसरों पर अधिकार करने लायक होगा या फिर खुद को किसी के ऊपर आश्रित समझ लेगा। ये मानसिक शक्तियों का जो विकास होती है, वहां की जो उसका वातावरण है वो तय करता है। वह कृषि कार्य करेगा या लकड़ी काटेगा या मछलियों को पकड़ेगा, ये डिपेंड करता है प्रकृति पर। जैसे कि हम एस्किमोज को देखें, तो एस्किमोज ऐसे क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां पर बर्फ ही बर्फ है। तो प्रकृति ने तय किया कि वहां पर मिट्टी नहीं होगी। अब मिट्टी नहीं होगी तो वहां पर वनस्पति नहीं मिलती आपको, वनस्पति नहीं है तो जीव जंतु भी नहीं मिलते। लेकिन बर्फ है, इसका मतलब वहां पर पानी भी है, और पानी में रहने वाली मछलियां उसकी आजीविका का आधार है, उसको वहां पर वो जीवित रखती है। वह उसके लिए मकान, उसके लिए जलाने के लिए चर्बी, खाने के लिए मांस, सबके लिए वो डिपेंडेंट उस मछलियों पर है। वहां पर घोड़े नहीं रह सकते, इसलिए वहां पर कुत्ते उसकी गाड़ियों को, पहियों वाली गाड़ी नहीं चलती, इसलिए वहां पर बर्फ पर फिसलने वाली स्लेज गाड़ी को चलाया जाता है। इसी प्रकार से जो मैदानी लोग हैं, मैदानी क्षेत्रों में जो लोग रहने वाले हैं, वो कृषि कार्य करेंगे। इसी प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो कृषि न करके लकड़ी काटने का या फल एकत्रित करने का कार्य करेंगे। इसी प्रकार से समुद्री क्षेत्रों में आसपास में रहने वाले लोग हैं, वो लकड़ी काटने का कार्य न करके वह मछली पकड़ने का कार्य करेंगे। तो ये सब किसने तय किया? यह प्रकृति ने तय किया। इसी प्रकार से उसकी सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव का अर्थ हो गया है कि उसका रहन सहन, खान पान और रीति रिवाज किस प्रकार के होंगे। हम वेशभूषा की बात करते हैं कि जो मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं वो साधारण वस्त्र पहनते हैं, और अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में तो वो लबादे पहनते हैं। ठंडे क्षेत्रों में चले जाएंगे तो ऊन के वस्त्र पहनते हैं। गर्म प्रदेशों के अंतर्गत जाएंगे तो उनके कपड़ों का रंग सफेद होगा। तो ये तय किसने किया? प्रकृति ने तय किया कि आप कपड़े कैसे पहनोगे, आपका खान पान क्या होगा, क्या आप मांसाहारी होंगे या शाकाहारी होंगे, ये तय किया प्रकृति ने। आप घर के अंदर छतरियां रखोगे या पंखा रखोगे, ये तय किसने किया? प्रकृति ने। आपके मकानों की जो छत है वो ढाल वाली होगी या सपाट होगी, प्रकृति ने तय किया। बारिश ज्यादा है, बर्फ ज्यादा गिर रही है, छतें आपकी ढलान नुमा होगी। गर्मी ज्यादा है तो सपाट हो सकती है। मकान बनाने के लिए जो सामग्री आप यूज करेंगे वो किस प्रकार की होगी, ये प्रकृति तय करती है। तो हर प्रकार से प्रकृति का जो प्रभाव है वह हमारे शरीर पर, हमारे कार्यों पर, हमारे सोचने की शक्ति पर पड़ता है। और इसी चीज को स्पष्ट करने का जो प्रयास है वह प्रकृतिवादियों ने किया है। इसी चीजों को बताते हुए जीवों के विकास व पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध होता है। यानी जो जीव विकास करता है और उसके पर्यावरण के अंतर्गत वो सर्वाइव नहीं कर पाता तो वो मर जाएगा। जैसे कि जीवों की उत्पत्ति के अंतर्गत कहा गया है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो 1859 में चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक है, वो कहते हैं कि जो सर्वाइव करेगा, यानी जिस वातावरण के अंतर्गत एस्किमो हो चाहे जैसे पिग्मी की बात करते हैं, तो पिग्मी जो है वो कांगो के घने जंगल में रहते हैं, लेकिन अगर प्रकृति के साथ वो समायोजन नहीं कर पाए तो मर जाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग एस्किमो अपने आप को जीवित नहीं रख पाएंगे यदि वो प्रकृति के साथ समायोजन स्थापित न कर ले, अनुकूलन स्थापित न कर ले। अब अनुकूलन दो प्रकार से होता है। कल की जो क्लास रही उसके अंदर कहा कि या फिर तो आप समायोजन कर लो, अनुकूलन कर लो, या फिर मॉडिफिकेशन कर लो, उसमें परिवर्तन कर लो, या फिर तो दूसरों के अनुसार, वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लो, या फिर
वातावरण को अपने अनुसार ढालना। वातावरण के अनुसार ढालना किस प्रकार से? जैसे कि बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है तो कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम कपड़ों के अंतर्गत रहते हुए मैं बारिश में भीग लूंगा, ये प्रकृति के अनुसार ढालना हुआ। लेकिन उसमें बदलाव करना, तो बदलाव करने के लिए क्या करोगे? आपने छतरी का प्रयोग कर दिया, मॉडिफिकेशन किया, अपने मकान बना दिए, तो वहां पर आपने प्रकृति के अंदर बदलाव लाने की कोशिश की। तो इस प्रकार से जो ये अनुकूलन कर लेता है वो जीवित रहता है, और इसी प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है। यही जो सरवाइव करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के विद्वान हुए हैं, जिसके अंतर्गत कई जैसे विद्वान है, जैसे कि आपको हटिंगटन का नाम सुना होगा। तो हटिंगटन भी अपने वाक्यों में कहते हैं कि जो पृथ्वी है, या फिर कह सकते हैं जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों पर प्राणी जगत जो है निर्भर करता है। पेड़ पौधों के आधार पर मानव का पालन पोषण होता है। मानव वातावरण के जितने भी जो तत्व होते हैं, उनका उपयोग अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। उन सभी तत्वों पर मनुष्य आश्रित रहता है, यानी मनुष्य की जितनी भी जो आवश्यकता है, मौलिक आवश्यकता है, उन सभी की पूर्ति पेड़ पौधों से होती है। तो हर्टिगटन जो थे वो निश्चयवाद के प्रबल समर्थक थे। वो कहते थे कि मनुष्य का जो कार्य व्यवहार वैसा ही होता है जैसा जिस क्षेत्र के अंतर्गत वो निवास करता है, उस क्षेत्र पर उसमें उसका प्रभाव रहता है। तो इस प्रकार से ये विचारधारा चली आ रही थी, लेकिन 20वीं सदी तक ये काफी प्रभावी रही। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 39 से 45 के बीच बाद, उसके बाद इसकी आलोचना प्रारंभ होने लगी। यानी ये विचारधारा तो पूरी तरफ से कहती है कि आप तो प्रकृति के आगे न्यौछावर हो जाओ, आप प्रकृति के अनुसार चलो। प्रकृतिवादी क्या कहते हैं? प्रकृतिवादी का अर्थ होता है कि कोई पेड़ नहीं, आप पेड़ नहीं उगा सकते, आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते। खेती बाड़ी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप प्रकृति के विपरीत जा रहे हो। भाई प्राकृतिक वनस्पति तो अपने आप उगती है, और आपने अगर खेती बाड़ी की यार, आपने पेड़ लगाए, तो आप तो प्रकृति के विपरीत जा रहे हो। आपने बीज को जानबूझकर मिट्टी के अंदर दबा रहे हो। ऐसा प्रकृतिवाद में नहीं है। प्रकृतिवादी तो कहते हैं तो बीज अपने आप गिरेगा और अपने आप प्रस्फुटित होकर वो एक पौधे, और पौधे से एक विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा होगा। जब तक पेड़ में से फल अपने आप पककर नीचे नहीं गिरता है, तब तक आप फल को तोड़ नहीं सकते। आप उसके पकने तक का इंतजार करो, प्रकृति अपने आप देगी आपको। आपको शिकार शिकार करने के लिए कहीं नहीं जाना, शिकार खुद अपने पास आएगा। आप पशुपालन नहीं कर सकते। तो ये जो प्रकृतिवादी है वो मनुष्य को प्राकृतिक बंधनों के अंतर्गत जकड़ रही थी। तो ये जो विचारधारा थी वो अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकृति या ईश्वर पर के प्रति समर्पित करने की भावना थी। लेकिन जैसे जैसे विकास होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशक थे, वहां पर नियतिवादी विचारधारा का काफी वर्चस्व रहा। यानी 1920-21 तक काफी विचारधारा का रहा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसकी आलोचना प्रारंभ हुई। अब आलोचना किस प्रकार से की जाती है? तो अनेक विद्वान जो थे उन्होंने प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों के साथ साथ मानवीय क्रियाशीलता को भी स्थान दिया, कि केवल प्रकृति ही होशियार है, मनुष्य का कोई रोल नहीं है। तो विकास की गति के साथ मनुष्य ने जैसे जैसे अपना विकास किया है, जितने भी जो आलोचक थे उन्होंने कहा कि मनुष्य ने अपना विकास इतना कर लिया है कि जो प्रकृति पर उसने विजय प्राप्त कर ली, वह वातावरण को अपने अनुसार ढाल रहा है। यानी वातावरण को बदलने की क्षमता मनुष्य के अंदर है। जैसे कि अगर बात करें कि जितने भी जो उच्च अक्षांश का अर्थ होता है जो ध्रुवीय क्षेत्र है, वहां पर कृषि के लिए कुल 2 या 3 महीने का समय मिलता है, कि इतने ही वहां पर धूप खिलती है, लेकिन फिर भी उसने वहां पर फसलें उगाई है। तो इस प्रकार से संभव बनाया। तो एक प्राकृतिक प्रदेश की बात करें जहां पर सभी लोगों की क्रियाएं समान होनी चाहिए, यानी प्राकृतिक प्रदेश जो है तो वहां पर सभी लोगों की क्रियाएं समान होनी चाहिए, लेकिन एक ही वातावरण में विभिन्न स्थानों के लोगों में अंतर आ जाता है। जैसे कि अगर बात करें कि एस्किमो जो है तथा पूरी साइबेरिया के आर्कटिक में रहने वाले कई इस प्रकार की कोरियाक है या टुंड्रा की जो प्रजातियां हैं, उनमें जलवायु की भिन्नता एक समान है, यानी दोनों ही ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं। यानी सैमोड्स है या चुकची है या तुंगिया है या कोरियाक है, ये सारे के सारे ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन दोनों के जो जीवन स्तर है, यानी वो रहने देने का जो ढंग स्तर है, वो काफी अलग पाया जाता है।
यानी जैसे कपड़े एस्किमो पहनते हैं वैसे कपड़े या वैसी वेशभूषा या खान-पान जो रहता है वह सैमोट्स का नहीं देखने को मिलेगा, तो उनमें फ़र्क देखने को मिलेगा। भारत में भी जो संथाल है, संथाल क्षेत्र में निवास व्यक्त करने वाली जो संथाल प्रजाति हैं और पहाड़िया जातियाँ हैं, वो एक-दूसरे से अलग रहती हैं, दोनों एक ही क्षेत्र में रहती है। जैसे कि संथाल जनजाति की बात करें, तो वो कृषक है और जो पहाड़िया जो जनजाति है, वो पशुपालन और लूटपाट का कार्य करती है। तो एक ही वातावरण के अंतर्गत सभी मनुष्य की क्रियाएँ एक समान हो, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा ही एक उदाहरण जर्मन के एक दार्शनिक है हीगल। हीगल कहता है कि मेरे सामने भौगोलिक निश्चयवाद की बात मत करो। मेरे सामने भौगोलिक निश्चयवाद की बात मत करो कि कारण कि जिस स्थान पर पहले यूनानी रहा करते थे, वहां पर आज तुर्क रहते हैं। और यही बात निश्चयवाद का खंडन करती है। इसी प्रकार से विज्ञान और तकनीकी के विकास के साथ पर्यावरण को प्रभावित करने की क्षमता का विकास मानव के अंदर हुआ है। मानव में प्रकृति को बदलने की क्षमताएं होती है। OH के स्पेट कहते हैं कि निश्चयवाद तो एक अर्थहीन वाक्यांश है जिसका मानव के अभाव में कोई अस्तित्व नहीं है। यानी बिना मानव के हम प्रकृति की कल्पना ही नहीं कर सकते। अब प्रकृति है किसके लिए? मानव के लिए तो है। मानव नहीं है तो प्रकृति किस काम की? वो पेड़ पौधे, वो जीव जंतु, उसका उपयोग कौन करेगा? मानव नहीं करेगा। तो OH के स्पेस कहते हैं कि मानव के बगैर आप कहो कि प्रकृति श्रेष्ठ है तो नहीं, तो फिर मानव का कोई रोल नहीं है। तो यहां पर मानव को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश की गई। हॉटसन कहता है ये प्रकृति और मानव को अलग करता है कि ये कैसी विचारधारा जो प्रकृति और मानव के बीच में द्वंद्व ला रही है, इन दोनों को अलग कर रही है। तो ऐसा संभव नहीं है। प्रकृति और मानव मिलजुल कर चलते हैं। बिना मानव के प्रकृति का औचित्य नहीं है और बिना प्रकृति के मानव का औचित्य नहीं है। दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हीगल की बात, मेरे सामने भौगोलिक नीतिवाद की बात मत करो। जहां पर पहले यूनानी रहते थे वहां पर आज तुर्क रहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो क्लाइमेट थी वो उस क्लाइमेट के अनुसार मनुष्य ने विजय पाई। कहने का अर्थ है कि भारत के लोग जो थोड़े गर्म क्षेत्रों में रहता है तो क्या वो यूरोप में नहीं रह सकता? वो जीवित रह सकता है, वो सरवाइव कर सकता है। तो इस प्रकार से मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। मानव में प्रकृति को बदलने की क्षमताएं हैं। वह प्रकृति में बदलाव कर सकता है। उसको धूप चाहिए तो वो पेड़ को काट सकता है। उसको धूप नहीं चाहिए तो वो पेड़ों को लगा सकता है। उसे कीवी का फ्रूट खाना है या ड्रैगन फ्रूट खाना है तो जरूरी नहीं है कि वो न्यूजीलैंड जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा। वो यहीं पर उन फलों को उगा सकता है। सेब के बगीचे राजस्थान में भी उगाए जाने लगे। अनार के बगीचे हैं। आम गुजरात में मिलेगा, कोई जरूर नहीं राजस्थान में भी मिल सकता है। भिंडी की जो सब्जी है वो साल भर रहेगी। केला, आप फ्रूट वाले के पास कभी भी पहुंचो आपको केला मिलेगा। तो ये क्या है? ये संभववाद है। यानी ये सीजनल फूल जो केवल सीजन में ही मिलते थे, कोई जरूर नहीं है उस सीजन में। मानव चाहे तो किसी भी सीजन में कोई भी फ्रूट उगा सकता है क्योंकि मानव में प्रकृति को बदलने की क्षमता है। तो इस प्रकार से इस विचारधारा का विरोध हुआ। कई ऐसे जैसे उदाहरण है, जैसे कि नीतिवादी विचारधाराओं की बात करें तो हम अगर बात करें जैसे कि गर्मी से बचने के लिए वह एयर कंडीशनर का प्रयोग कर सकता है, पंखे का प्रयोग कर सकता है। ठंड से बचने के लिए वह ऊन के कपड़े लगा सकता है, हीटर लगा सकता है। यानी भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है वहां पर जो फलों का उत्पादन किया जा रहा है तो वो वहां के क्लाइमेट के अनुकूल पौधे नहीं है, फिर भी इच्छा अनुसार वो कहीं पर भी कोई भी फसल उगा सकता है। अब बात करते हैं सभ्यता के विकास में। तो सभ्यता के विकास में भी जलवायु महत्वपूर्ण कारक नहीं है। प्राचीन काल में मिस्र के जो रेगिस्तानी वातावरण थे वहां पर विकास असंभव था, लेकिन वहां पर मिस्र की सभ्यता विकसित हुई। एंडीज पर्वत के जो कटे पटे जो पर्वत है उनके बीचों में लोग बसे हैं, इनका सभ्यता इसका प्रमाण है। तो जहां पर प्रतिकूल जलवायु की परिस्थितियां थी वहां पर मानव की बुद्धि और कौशल के अनुसार उन्होंने वहां पर सभ्यता का विकास किया। आर्य सभ्यता उच्च कोटि की मानी जाती है। उस समय यूरोप वासी असभ्य थे, आज यूरोप वासियों को काफी सभ्य माना जाता है, सर्वाधिक विकसित लोगों के रूप में माने जाते हैं। तो इन जगह पर कोई भी जलवायु परिवर्तन नहीं हुए। तो इस प्रकार से
मनुष्य स्वेच्छा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ फ्री विल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूरोप में उद्योगों का जो विकेंद्रीकरण हुआ है वो मानव की इच्छा का परिणाम। मनुष्य के शारीरिक गुणों की बात करें, जैसे कि गुण है, उसका कद है, उसका रंग है, उसका आकार है, ये वातावरण से प्रभावित होते हैं। यथा किसी निग्रो परिवार को अगर ठंडे क्षेत्रों के अंतर्गत 1000 सालों के लिए रखा जाए तो क्या वे सफेद हो जाएंगे? नहीं होंगे। परिवर्तन असंभव होगा। यानी काले लोगों को आप भेज दीजिए यूरोप में और वो गोरे हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो आज हम इतना स्वीकार कर सकते हैं कि मनुष्य की जो शारीरिक मानसिक कुशलता या वातावरण के अन्य तत्वों पर ही नहीं बल्कि बढ़िया भोजन, व्यायाम, शारीरिक, सामाजिक, पारिवारिक वातावरण पर निर्भर करता है। मनुष्य के जो चारित्रिक गुण होते हैं वो प्राकृतिक वातावरण, शिक्षा, सामाजिक वातावरण, हमारे वंशानुगत जो जीन्स है, हमारी सामाजिक मान्यता है, उन पर निर्भर करते हैं। वातावरण का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन नियंत्रण है ये नहीं स्वीकार किया जा सकता। एक व्यक्ति है जिसका नाम है किरचॉफ। वो कहते हैं कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मनुष्य उस पर इच्छा अनुसार कार्य करता है। वो कहता है मैन इज नॉट एन ऑटोमेशन विदाउट ए विल ऑफ हिज ओन, यानी मनुष्य कोई स्वचालित शक्ति नहीं है, वह अपनी इच्छाओं से हीन है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी जो आलोचनाएं हुई उसके आधार पर, यानी मानव की जो स्वतंत्रता के जो मापदंड है, जैसे कृषि है, अधिवास है, उद्योग धंधों के साथ काफी वृद्धि हुई है, जिससे मानव की इच्छा शक्ति काफी प्रबल बनी है। किंतु मानव की ये जो स्वतंत्र इच्छा है सर्वदा तीव्रता से प्राकृतिक सीमाओं में बंधित पाई गई है। अतः मानव की स्वतंत्रता वास्तविक न होकर अधिक स्पष्ट रही है। इस प्रकार से इसका विरोध किया गया। तो इस प्रकार से ये एक पहली विचारधारा आपके कंप्लीट होती है, जिसे कहा जाता है नियतिवाद। इसे नियतिवाद भी कहा जाता है, इसे निश्चयवाद भी कहा जाता है, यानी इसे वातावरणवाद, एनवायरमेंटलिज्म भी कहा जाता है, इसे नियतिवाद भी कहा जाता है, निश्चयवाद भी कहा जाता है, वातावरण निश्चयवाद भी कहा जाता है, भौगोलिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। और सभी वाद का एक ही अर्थ निकलता है कि जो मनुष्य है वह प्रकृति के अधीन है। प्रकृति जो है वह नियंत्रक कंट्रोलर है, वह प्रतिबंधक यानी कोऑर्डिनेटर है, वह अधिनायक यानी डिक्टेटर है, वह पूरा प्रवर्तक यानी प्री डिस्पोजर है, वह प्रभावकारी है यानी अफेक्टिव है, इफेक्टिव है और इन्फ्लुएंसिंग है। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इस प्रकृति के द्वारा किया गया है। तो ये आपका नियतिवाद कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो विचारधारा रहेगी वह रहेगी संभववाद। उस संभववाद के साथ हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।